Welcome to all NEET aspirant in our new chapter which is Principle of Inheritance and Variation of Genetics, right? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जेनेटिक्स और उसका पहला जो चैप्टर है वो है एकदम धुआंधार, यानी कि ये चैप्टर क्या है, मजबूत करता है हमारी जेनेटिक्स को। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मैंडल्स के बारे में, इसमें हम मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने किस तरीके से चीज़ें करी। इससे पहले जो पार्ट में हमने शुरुआत करी है वो शुरुआत करी है टर्मिनोलॉजी के साथ में। टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि तुम जेनेटिक्स को समझना चाहते हो इन अ ईजी वे। जेनेटिक्स जो है बच्चों, यदि आपको उसकी टर्म समझ में आ गई, क्या फिनोटाइप है, क्या जीनोटाइप है, क्यों हम टेस्ट क्रॉस लगा रहे हैं, क्या मोनोहाइब्रिड है, क्या होता है हमारा हेट्रोजाइगस, क्या होता है होमोजाइगस, ट्रेट्स क्या है, एलील्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, इनहेरिटेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी टर्मिनोलॉजीज इन दिस चैप्टर। जेनेटिक्स को समझने के लिए फर्स्ट स्टेप है टर्मिनोलॉजी के साथ में खेलना, उसको समझना, तब जाकर के आगे बढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है, राइट? जेनेटिक्स की हम बात करें, जेनेटिक्स की हम बात करें तो क्या है एक्चुअल में, ये इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, इसका कॉम्बिनेशन है। हम बोलते हैं कॉम्बो है भाई ये, राइट? जैसे हम कहते हैं यदि, है ना, यदि बर्गर खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक साथ में चाहिए, राइट? या पिज्जा खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक साथ में चाहिए, बर्गर खा रहे हैं तो फ्रेंच फ्राइज साथ में चाहिए या केचप चाहिए, तो दैट मीन्स हम एक कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जेनेटिक्स अधूरी है यदि इनहेरिटेंस ना हो, जेनेटिक्स अधूरी है यदि उसमें वेरिएशन ना हो। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो किसको बनाते हैं, असल में जेनेटिक्स को बनाते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, क्या है जेनेटिक्स? इट्स इंक्लूड इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। इनहेरिटेंस को हम बात करें तो हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या मतलब होता है हेरिडिटी का? सुना है ना आपने कि जैसे भाई ये कैसे लगता है, भाई ये अपने दादाजी पे गया है, हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो अपनी मम्मा की तरह लगता है ना? इसके हेयर तो अपने मम्मा पे गए हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हम बातें करते हैं कि नहीं इसकी आईज का कलर जो है वो उसकी दादी पे गया है। कैसे हम बोल लेते हैं चीज़, कैसे हमें पता लगता है कि ये जो पर्सन है वो इससे रिलेट करता है? क्योंकि हम उसकी क्या देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, है ना? उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि उसकी हाइट तो उसके पापा पे गई है ना? और हम कहते हैं कि नहीं इसका जो दिमाग है वो उसकी मम्मा पे गया है। तो दैट मीन्स हम फिजिकल अपीयरेंस देख करके या कुछ मेजर करके हम बातें करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हाँ ये जो कैरेक्टर है वो इस वेरिएंट के कारण जो है एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? ये कैरेक्टर, ये वेरिएंट, ये एलील्स, ये क्या आ गया, ये जीन्स, कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो किसकी कहानी है बच्चों? वो कहानी है इस जेनेटिक्स की। अब ये जेनेटिक्स दी किसने, किसने हमें समझाई कि जेनेटिक्स भी कुछ होता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है हमारे मेंडल, राइट? और यदि मैं बात करूं मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो भाई मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कौन है? वो है बेटसन, राइट? और इन्होंने ही क्या दी है, टर्म दी है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का नामकरण करने वाले कौन है? बेटसन है, राइट? और यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसने बताई है? तो वो है हमारे मॉर्गन, राइट? ये तीन साइंटिस्ट जो हैं जेनेटिक्स को क्या करते हैं, सबसे पहले जेनेटिक्स को लाने वाले हैं हमारे मेंडल सर, फिर उसमें मॉडिफिकेशन और उसको टर्म देने वाले हैं बेटसन, फिर उसके अंदर जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो, विदाउट एक्सपेरिमेंट, विदाउट स्टैटिकल, जो एक हम कह सकते हैं कैलकुलेशन के बिना कुछ भी नहीं है, जेनेटिक्स समझ में ही नहीं आएगी, तो इसका काम करने वाले थे हमारे मॉर्गन। इज दैट क्लियर? इन तीन साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन है जब हम जेनेटिक्स को समझ पाए हैं। चलिए
सो जेनेटिक्स इंक्लूडेड बोथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी बोले तो हमारा इनहेरिटेंस। अभी हम बात करेंगे एक एक टर्म की कि क्या होता है। जेनेटिक्स टर्म किसने दी है? बेटसन ने दी है। द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलोड हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। क्या होता है पैटर्न? कैसे हम बोलते हैं कि भाई हम इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा जनरेशन ये है, ये क्या चीज़ है? ये सब बच्चों किसके इर्द गिर्द घूमती है? जेनेटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। यदि हम टर्म की बात करें सबसे पहले हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या है? क्या है? जो भी आपका अपीयरेंस है, चाहे वो कैसा हो, कैरेक्टरिस्टिक वाइज हो, आपकी हाइट हो, आपका आई कलर हो, आपका हेयर हो, कुछ भी हो, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बिहेवियरिस्टिक, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, राइट। अभी मैंने क्या बोला? हाइट क्या है? ठीक है, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है ना। हम कह रहे हैं कि हमारी आई कलर है, आई कलर है, ये क्या है? कैरेक्टर है। हमारा ब्लड ग्रुप, राइट, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टर है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर यदि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हेरिडिटी को, हेरिडिटी को। लेकिन इस हेरिडिटी को कौन कंट्रोल करता है? कैसे हम उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाते हैं? ये कंट्रोल करता है जीन, राइट, ये कंट्रोल करता है जीन। हेरिडिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। जीन क्या है? जीन एक प्रोटीन है, एक सेगमेंट है, ठीक है। जीन क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पर, ठीक है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। और यही रिस्पॉन्सिबल है कि कौन से कलर का एक्सप्रेशन होगा, राइट। कैसे कलर के हेयर होंगे, लंबे होंगे, मुलायम होंगे, चमकीले होंगे, रफ होंगे, ये कौन जो है हैंडल करता है? ये हैंडल करता है जीन। जीन किस में सिचुएटेड होता है? क्रोमोसोम पर। कैसा होता है? डीएनए सेगमेंट होता है, राइट। अब ये जीन अल्टीमेटली बनाता क्या है? ये बनाता है प्रोटीन, राइट। ये क्या बनाता है? प्रोटीन। यानी कि जीन जो है कोड करता है प्रोटीन को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है। कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? मैंने बताया हाइट, मैंने बताया आई कलर, ठीक है। अब एक कैरेक्टर के वेरिएशन होते हैं, एक कैरेक्टर के वेरिएशन होते हैं, ठीक है। वेरिएशन क्या है मैम? मतलब हाइट जो है वो कैसी हो सकती है? छोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं टॉल भी हो सकता है और वो शॉर्ट भी हो सकता है, टॉल एंड शॉर्ट हो सकता है। तो ये क्या है? वेरिएशन ही तो है, ये चेंजेस ही तो हैं। ये वेरिएशन जो हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा? हेरिडिटी, हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, हमने बात कर ली किसकी? वेरिएशंस की, हमने बात कर ली कैरेक्टर्स की, राइट। अब ये क्या है? ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। आपका लक्षण प्ररूप क्या है? आप कैसा लक्षण शो कर रहे हो? आप लंबा लक्षण शो कर रहे हो या छोटा लक्षण शो कर रहे हो? आप भूरे रंग की आई कलर शो कर रहे हो या ब्लैक कलर की आई कलर का शो कर रहे हो? आप ब्लैक जो है वो ब्राउन कर रहे हो या आप ब्लैक कर रहे हो? तो ये हम कौन सा ट्रेट शो कर रहे हैं? यानी कि हम उस जीन की डिफरेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन is called as allele, right? इसको हम कहते हैं एलील। तो एलील क्या है? टॉल एंड शॉर्ट है। एलील क्या है? उस लंबाई के, उस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स है कि लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राइट। यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई। चलें आगे, आ जाओ। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बिहेवियरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, राइट,
और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेरिडिटी कहलाती है। वेरिएशंस क्या है? डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल, जो डिफरेंस है ना, मतलब हाइट एक कैरेक्टर है तो लंबा है छोटा है, वेरिएशन हो गया, डिफरेंसेस हो गए। नाउ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? जो कि आपको दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इज दैट क्लियर? ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द कैरेक्टर, आप दो चीजों में उसको बांट रहे हो, एक कैरेक्टर को दो फॉर्म्स में आप बांट रहे हो, क्या कहलाएंगे? ट्रेट्स कहलाएंगे। जीन, कौन इसको कंट्रोल किया हुआ है? इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करता है कि आप क्या एक्सप्रेस करोगे, क्या प्रोटीन बनेगा, किस तरह का प्रोटीन बनेगा। द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीन क्या है? एक ऐसी हेरिडेटेड इनहेरिटेड फैक्टर है, इनहेरिटेड यूनिट है जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है कि आप क्या एक्सप्रेस करोगे और क्या नहीं, राइट? नाउ एलीमॉर्फ्स एंड एलील्स, एलील्स मैंने क्या बताया कि हर एक कैरेक्टर के अपने फॉर्म्स होते हैं, हर एक जीन के अपने फॉर्म्स होते हैं, वही एलील कहलाते हैं। तो एलीलोमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी में चेंजेस, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस ही क्या है? एलीलोमॉर्फ है। तो टू मेंडेलियन फैक्टर विच अकर्स ऑन द सेम लोकस, लोकस पे भी हम आएंगे, जस्ट अ वेट, ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पे भी हम आएंगे, ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को। एग्जाम्पल, T एंड T, Y एंड Y, R एंड R, ये क्या है? एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है, एक कैरेक्टर है हाइट, उसको ये बता रहा है, पोड के कलर को बता रहा है, पोड की शेप को बता रहा है, क्या है? कैरेक्टर है, उसकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी को बता रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि ये एलीलोमॉर्फ है या एलील्स है। इज दैट क्लियर? डोमिनेंट एलील, अब ये डोमिनेंट वाला और रिसेसिव वाला क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो हर एक डिसीजन में अपनी टांग भी अड़ाते हैं और साथ ही साथ में अपने डिसीजन को मानने के लिए आपको क्या करते हैं? दबाते हैं या दबाव बनाते हैं। दैट मीन्स वो डोमिनेंट पर्सन है, वो चाहते हैं कि हमेशा मेरा ही नियम, मेरा ही कायदा जो है लागू हो। दैट मीन्स दे आर डोमिनेंट। आई बात समझ में? क्या हुआ? हमारे पास दो चीज हैं, एक है हाइट, हमारा क्या है? कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, हाइट हमारा क्या है? कैरेक्टर, इसके दो फॉर्म्स हैं, एक है टॉल और एक है शॉर्ट, जिसको हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप इनको क्रॉस करवाओगे बच्चों, जब आप इनको क्रॉस करवाओगे तो बेसिकली जो जनरेशन आएगी वो आएगी हमारी टी आएगी। तो दैट मीन्स सारे जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे? टॉल होंगे। सारे प्लांट जो होंगे वो टॉल होंगे। दैट मीन्स ये जो यहाँ पर कैपिटल टी है वो कैसा है? डोमिनेंट एलील है। चाहे तुम कितने ही छोटे ले लो, उनका जो कैरेक्टर आएगा वो टॉल आएगा, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट कौन है? हमारा कैपिटल टी है। तो ऐसे एलील को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ वन एलिलिक पेयर, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, राइट, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए करे। कभी कभी नहीं लगता कि ना कोई एक स्टूडेंट, आप में से कोई स्टूडेंट हमेशा क्लास में ना मतलब अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है। दैट मीन्स ही इज डोमिनेंट, शी इज डोमिनेंट। किसी भी एक फीचर की वजह से वो डोमिनेंट है। हो सकता है उसकी लीडरशिप अच्छी हो सकता है वो दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है उसके हेयर बहुत अच्छा हो सकता है बहुत खूबसूरत हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। दैट मीन्स उसमें एक ऐसा फीचर होगा जो उसका डोमिनेंट होगा, जो आपको डोमिनेंट करता होगा, राइट। तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो हाईली एक्सप्रेस हो, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, डोमिनेंट एलील कहलाएगा। नाउ प्रेजेंट इन द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट। What do you mean by homozygous and what do you mean by heterozygous? Come.
व्हेन वी टॉक अबाउट टी, कैपिटल टी, दोनों एक जैसे हैं तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। क्या मैं सही कह रही हूं? कोई दिक्कत है? डोमिनेंट एलील। इफ आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, यहां पर भी डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी है, लेकिन ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो दैट मीन्स ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो हम कहेंगे हिटेरोजाइगस। हिटेरोजाइगस डोमिनेंट, हाँ या ना? क्योंकि टी है, डोमिनेंट एलील। क्लियर? नाउ टी यहां पर क्या है? ये है स्मॉल, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट एलील इसको मास्क कर देता है, इसको छुपा देता है, इसके एक्सप्रेशन को दिखने नहीं देता है, चाहे कितनी कोशिश कर ले। कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं वो चापलूसी से अपने सर की नज़रों में ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कुछ उनके पीछे जो काम करते हैं उनको वो मास्क अप कर देते हैं। दैट मीन्स दे रिसेसिव। राइट? ये कहानियां मैं क्यों जोड़ती हूँ साथ के साथ, ये जिंदगी के फलसफे क्यों जोड़ती हूँ? ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आप उसको साइंस में रिलेट कर पाओ। यदि आप साइंस से रिलेट कर पाते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आती है, आपको टिप्स पे याद हो जाती है, टिप्स पे समझ में आने लगती है। अच्छा ये एलील, अच्छा ये बड़ी बॉटल है, यानी कि इसमें डोमिनेंट फीचर क्या होगा? टी। अच्छा ये छोटी और बड़ी मैंने एक साथ करी, फिर भी ये बड़ी वाली दिख रही है, तो डोमिनेंट फीचर क्या है? टी। This is kind of to learn, to involve in the science subject. Is that clear? So, TT यहाँ पर क्या है? ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है? दोनों सेम है तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस, लेकिन डोमिनेंट नहीं है। ये क्या है? रिसेसिव है। ये क्या है? रिसेसिव एलील है। Is that clear? Is that clear? रिसेसिव की स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों। तो टी क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या है? ये है जीनोटाइप, जीनोटिपिक या जीनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप है। क्यों बोला जीनोटाइप? यानी कि ये तीन ऐसे फीचर हैं, तीन ऐसे फीचर हैं जो क्या कर सकते हैं? पॉसिबल हैं। 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं कि भाई ये टॉल हो सकता है, ये भी टॉल हो सकता है, और ये स्मॉल हो सकता है, या शॉर्ट हो सकता है। तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप है जो हमें विजिबल नहीं होते हैं। ये जीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं कि हाइट लंबी और डोमिनेंट हो, हाइट लंबी हो डोमिनेंट हो, हाइट शॉर्ट हो रिसेसिव हो। तो ये जीन के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो कैसे हैं? कैसे कैरेक्टर आ जाएंगे? जीनोटाइपिक कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन जब ये एक्सप्रेस होंगे दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं? ये फिजिकल अपीयरेंस देंगे कि ये सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं। ये सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं। ये सारे प्लांट कैसे हैं? शॉर्ट है। राइट? यानी कि तुम देख पा रहे हो। अब तुम देख पा रहे हो तो हम क्या कहेंगे? यहां पर हम क्या कहेंगे इनको? फिनोटाइप। ठीक है, इनके ये फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से? एक तो यहां पर आ जाएगा फिनोटाइप में जो टीटी, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं और ये हमारे जीनोटाइपिक कैरेक्टर हैं। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? सो एग्जाम्पल टी टॉलनेस इन पी आर राउंड सीड इन अ पी। चलिए रिसेसिव की स्पेलिंग ठीक ही कर लेते हैं ना। रिसेसिव ठीक है, डोमिनेंट की ठीक है, ठीक है भाई, डोमिनेंट की भी ठीक है। नाउ रिसेसिव एलील फैक्टर ऑफ एन एलिलिक पेयर विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इफेक्ट। अपने आप को वो एक्सप्रेस करने में अनेबल हो, वो नहीं कर पा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्टरनेट फॉर्म इन हेट्रोजाइगोट। दैट मीन्स यहाँ पर हमने टी किया, हमने यहाँ पर टी किया, क्या आया हमारे पास फर्स्ट जनरेशन?
हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। दैट मीन ये मास्क अप हो गया है, तो ये कैसा है, रिसेसिव अलील है। कहां पर, इट्स कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्टरनेट। कॉन्ट्रास्टिंग क्या है यहाँ पर, कैपिटल टी। एग्जाम्पल, टी इन लाइक दिस। आई बात समझ में। वाइल्ड एलील, वन विच वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट, जैसा उनमें है वैसा सेम टू सेम आप में है, इन द पॉपुलेशन एंड इज डोमिनेंट एंड वाइड स्प्रेड, जो सभी में इक्वल हो, सभी एक जैसे हो, वो कहलाता है वाइल्ड एलील। राइट, वाइल्ड एलील क्या है, वन विच वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन एंड इज डोमिनेटेड वाइड स्प्रेड, जो कि क्या हो, डोमिनेटेड हो और सभी में कॉमन हो, वो कहलाता है वाइल्ड एलील। अब कैरेक्टर्स, हम बोल रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, हालांकि ये सारी चीजें हम देखेंगे जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो, जो कैरेक्टर लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उन्होंने लिए थे 7 पेयर, ठीक है, 7 पेयर लिए थे, ठीक है, 7 पेयर लिए, जिसमें से 14 एलील में बोल सकती हूँ या एलीलोमॉर्फ बोल सकती हूँ। क्या लिया उन्होंने, उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए वो लिया, सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, पोड का शेप कैसा है, पोड कलर कैसी है, और हमारा फ्लावर की पोजीशन कैसी है, और हाइट कैसी है। तो क्या क्या हो गए 7 कैरेक्टर। आ जाओ, 7 कैरेक्टर की बात करें तो बेसिकली इन्होंने जो लिया है वो है कलर, राइट, इन्होंने ली है शेप, और इन्होंने ली है हाइट। ठीक है, हाइट किस किस में लिया है, किस किस में लिया है हम बात करें तो कलर किस में, सीड का क्या कलर है, पोड का क्या कलर है, और फ्लावर का क्या कलर है, हाँ है ना। फिर सीड का क्या शेप है, पोड का क्या शेप है, राइट। हाइट की हम बात करें तो प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट की हाइट कैसी है, और हम एक और चीज देख रहे हैं, शेप हो गया, कलर हो गया, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कैसी है फ्लावर की, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। तो इन्होंने क्या लिया, देखो सीड का कलर क्या है, पोड का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, सीड का शेप क्या है, पोड का शेप क्या है, हाइट क्या है प्लांट की, और पोजीशन क्या है फ्लावर की। हो गए 7 कैरेक्टर, हो गए 7 कैरेक्टर कि भाई कलर जो है वो सीड का क्या है, पोड का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, शेप आपने लिया, सीड का शेप क्या है, पोड का शेप क्या है, हाइट आपने ली तो प्लांट की हाइट कितनी है, और पोजीशन क्या है फ्लावर की, किस अरेंजमेंट में फ्लावर आ रहे हैं, एक्साइल आ रहे हैं या टर्मिनल आ रहे हैं, किस तरह का पोजीशन आ रहा है। तो ये 7 कैरेक्टर्स जो होते हैं और कैसे होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो सीड शेप में क्या आएगा, राउंड और रिंकल। तो राउंड क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट है, राइट। सीड कलर, सीड कलर आप देखोगे मटर में, तो मटर का जो सीड होगा जो डोमिनेंट है बच्चों, वो कैसा होता है, येलो। लेकिन आप कौन से मटर खाते हो, ग्रीन मटर खाते हो, दैट मीन्स आप रिसेसिव। जैसा जैसा नीड आप कर रहे हो वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, उसको फर्दर हम ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि आप बात करोगे कि भाई जो सीड है वो कैसा होगा, वो येलो इन कलर होगा, और जो रिसेसिव है उसका वो ग्रीन कलर होगा। फ्लावर की बात करो तो वॉयलेट, वॉयलेट फ्लावर जो होंगे वो हमारे डोमिनेंट हैं, और वाइट फ्लावर जो हैं वो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर हैं। ऐसे ही हम बात करें पोड शेप की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फुल होगा, मतलब ढंग से एकदम अच्छे से शेप में दिख रहा है आपको। और यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ऐसा ऐसे, मतलब कभी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता आपको, सूखा सा जो होता है एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड सा जैसा आपको दिखता होगा मटर, तो वो वाला शेप। यदि हम पोड कलर की बात करें तो ग्रीन कलर डोमिनेंट है, येलो कलर यहाँ पर क्या है, रिसेसिव है। सीड के कलर की बात करोगे तो येलो वहां पर डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। लेकिन आप पोड के कलर की बात करोगे तो ग्रीन यहाँ पर डोमिनेंट है और येलो यहाँ पे रिसेसिव है। प्लीज रिमेंबर दैट।
पोजीशन की बात करें तो एक्साइल है, एक्साइल और टर्मिनल, यानी कि तुम कह रहे हो कि फ्लावर यहाँ पर आ रहा है तो ये टर्मिनल है, यदि तुम कह रहे हो फ्लावर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो ये एक्साइल है। स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट कैसी है, टॉल है कि टॉल है कि ड्वार्फ। ये स्पेलिंग बच्चों गलती से आ गई, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ड्वार्फ है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। होमोजाइगस प्योर लाइन, होमोजाइगस प्योर लाइन का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो बच्चों, वैसे हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो पी प्लांट था जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पोड जो होता है, ठीक है, जो बर्ड होता है, ठीक है, जो बर्ड होता है अर्ली स्टेज में ही इसका जो एंथर होता है, ठीक है, एंथर जो होता है और ये ओवरी होती है, तो यहां से इसको काट लिया जाता है, कट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो भाई ये यहां से कट गया तो ये इजीली क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, इस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ही क्या होता है, मटर में ज्यादातर कैसी लाइन आती है, प्योर लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? प्योर लाइन आती है। इज दैट क्लियर? तो होमोजाइगस या प्योर एलील का मतलब होता है कि आप इसकी बात कर रहे हैं या आप इसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो द डिप्लॉयड कंडीशन इन विच द एलील एट द गिवन लोकस आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोजाइगस और प्योर। हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस कैसी होगी? जब आप ये कंडीशन रखोगे, ये तो प्योर नहीं है, आपने इसको हाइब्रिड बना दिया ना, तो हिट्रोजाइगस, इम्प्योर और हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग टू डिफरेंट एलील, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, रिसेसिव भी प्रेजेंट है, एंड रिसीव जीन्स ऑफ एन एलिलिक पेयर। एग्जाम्पल टीटी इज नॉन एज हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड और इम्प्योर एलील्स। क्लियर दैट? आगे चले। नाउ फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल एंड सेकंड फीलियल जनरेशन, यही बता दीजिए, चलो छोड़ो। देखो, आपने एक एलील लिया टॉल का, एक एलील लिया शॉर्ट का, किस कैरेक्टर को लिया? हाइट को, प्लांट की हाइट को लिया, और आपने इसमें क्या करवाया? क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाया। क्या मिला आपको? ये जो आपका ऑफ स्प्रिंग आया है, इसी को हम कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन में हम करवाएंगे सेल्फिंग, ठीक है, हम करवाएंगे सेल्फिंग। तो इसके बाद जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा इसके बाद? टीटी, टीटी और टीटी। ये जो हमें मिला बच्चों, ये सेल्फिंग की वजह से मिला, जिसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन। आ गई क्या बात समझ में? हाँ या ना? इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। सेकेंड फीलियल यानी कि थर्ड स्टेज, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड स्टेज, और ये हो गई थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सेकेंड फीलियल एंड F2 जनरेशन। नाउ हाइब्रिड विगर का क्या मतलब है? हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि भाई आपके जो पेरेंट्स से जो ट्रेट आ रहे हैं वो एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो द हाइब्रिड ओवर ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इन वन और मोर ट्रेट्स, राइट। नाउ जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि मैं क्या करती हूँ? जेनेटिक मेक ओवर। जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक मेक ओवर कैसे हुआ है, जेनेटिक मेक ओवर कैसे हुआ है, उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या होता है पॉसिबल? मैंने बताया था, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके जीनोटाइप की। तो द जीन कॉम्प्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर इररिस्पेक्टिव वेदर द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड और नॉट।
कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा कौन नहीं होगा, तभी तो हमने इसको डोमिनेंट बोला, क्योंकि यहाँ पे टॉल जो जीन है वो ही एक्सप्रेस हो रहा है, ये वाला जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है। तो दैट मीन जीनोटाइप है ना, ये तय करेंगे जीन्स की कौन सा एक्सप्रेस होगा कौन सा नहीं एक्सप्रेस होगा। आप उसको विजिबल, आपको थोड़ा ना पता है कि अंदर जाकर के ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ये तो उसका जीनोटाइपिक है जो आप देख नहीं सकते, बट वो हो रहा है। देखोगे कब? जब वो फिनोटाइपिक कंडीशन में आएगा, जब वो एक्सप्रेस होगा, जब वो टॉल हो जाएगा। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स जीन, जो जीन के द्वारा डिटरमाइन होगा कि भैया तू एक्सप्रेस हो, ये चीज के लिए तू एक्सप्रेस हो, तेरी जो आइस का कलर है वो ब्राउन हो, तो जीन उसको कंट्रोल कर रहा है ना। जीन लोकस, हर किसी का अपना एक पता होता है। मुसाफिर हूँ यारो, मतलब ये जो जीन जो होते हैं, यदि बच्चों ये मुसाफिर बन जाए ना तो अपनी बॉडी की जो सारी चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यदि ये अपने पते पर ना पहुँचे, यदि ये अपने लोकेशन पे ना पहुँचे ना बच्चों, तो अपनी हाइट का लोचा, अपनी आई की कलर का लोचा, राइट, अपने जो भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसका लोचा, अपने ब्लड ग्रुप का लोचा, तो सब कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस जीन को, मतलब जो भी एक्सप्रेस हो रहे हैं या जो अपने जीन प्रेजेंट है बॉडी में, उसका अपनी लोकेशन पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम बात करो अपनी आई कलर का, ठीक है, तो वो आपके पापा में भी और आपकी मम्मी में भी 15 नंबर के जो क्रोमोसोम नंबर है उस पर सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी में या आप में कहीं और नंबर पे, सिमिलर पोजीशन होनी चाहिए। जीन्स का सिमिलर पोजीशन जो है वो ही क्या है, उसका जीन का लोकस है, उसका पता है सही। ये मुसाफिर नहीं हो सकता है बच्चों। इज दैट क्लियर? यदि तुम अपने ब्लड ग्रुप की बात करो तो मेल में भी ये 9 नंबर पे प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी ये 9 नंबर पे प्रेजेंट होता है, मुझ में भी ये 9 नंबर पे प्रेजेंट है, आप में भी ये 9 नंबर पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तभी तो हम डाउन सिंड्रोम कैसे पता लगाते हैं? यदि जीन का लोकेशन में ही हमें ना पता होता तो हम क्यों बोलते कि भैया 21 नंबर क्रोमोसोम में चेंजेस आने की वजह से ये वाली डिजीज हुई है। कैसे हम क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ लेते? नहीं पढ़ पाते ना। तो इनका लोकेशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्शन और रीजन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल जीन कॉल्ड जीन लोकस, पर्टिकुलर अपनी लोकेशन पे वो सिचुएटेड होगा, राइट। जैसे कि हम बात करें मेंडल ने जो 7 पेयर लिया, ठीक है, जो 14 एलील लिए, वो कैसे कैसे किस किस नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या लिया? 7, ठीक है, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं 7 इन्होंने कैरेक्टर लिए। 7 कैरेक्टर हुए तो उनको एक्सप्रेस करने वाले कितने जीन होंगे बच्चों? 7 जीन होंगे। कितने एलील होंगे? यानी कि इसकी वेरिएंट फॉर्म होंगे तो 14 एलील होंगे। तो लोकेशन कितनी होगी? 7 लोकेशन होगी। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि पोर्शन और रीजन ऑन अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल जीन, एक अपना जीन का अपना एक लोकेशन होता है। आई बात समझ में? तो यदि हम बात करें किसकी, इंपॉर्टेंट है, 7 लोकस है 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर, 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन से जीन किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है? तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो जीन सिचुएटेड है वो किस किस के प्रेजेंट है बच्चों? फ्लावर और सीड के कलर के लिए। इज दैट क्लियर? फ्लावर और सीड के कलर के लिए जो जिम्मेदार जीन है उनका लोकस कहाँ है? क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। तो यदि तुम्हें उस पर्टिकुलर पी प्लांट के अंदर फ्लावर का और सीड का कलर देखना हो तो कहाँ पर तुम जाओगे? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। यानी कि इसके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, है ना? 7 कैरेक्टर है, 7 में से तुमने 2 कैरेक्टर ले लिए। फ्लावर का कलर भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे, सीड का कलर भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम नंबर 4, यहां पर इसने 3 जीन ले रखे, 3 जीन लोकेटेड हैं अलग अलग कैरेक्टर के लिए, 3 कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस किस के लिए मैम? पोड का शेप कैसा है, प्लांट का हाइट कैसा है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। यानी कि मैं बात करूं 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तो ये है
कि भाई पोड का शेप कैसा है, प्लांट की हाइट कैसी है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। नाउ फिफ्थ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो सिर्फ एक ही जीन को लिए हुए बैठा है जिस पर मेंडल ने वर्क किया है। इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि केवल पी में यही क्रोमोसोम पे यही जीन प्रेजेंट है ना, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया है, ये जो 7 जीन जो है हमने सिर्फ इसकी लोकेशन की बात करी है, ये ध्यान रखेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि 5 नंबर पे केवल ये एक ही जीन प्रेजेंट है ना, और भी हैं, लेकिन ये मेंडल ने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इसलिए हमने इसकी बात करी कि क्रोमोसोम नंबर 5 पर जो जीन प्रेजेंट है, जिस कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है, वो है पोड का कलर कैसा है। ठीक है, पोड का कलर कैसा है। यदि हम 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो बता रहा है सीड का शेप कैसा है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो वी हैव 4 क्रोमोसोम 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हमारे मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 1 पर कलर प्रेजेंट है, ठीक है, FC। किसका कलर? अच्छा FS, सॉरी, ठीक है। सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फर्स्ट क्रोमोसोम पे कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चौथा क्रोमोसोम नंबर है उस पे पोजीशन, हाइट और हमारी शेप कैसी है, पोड की शेप कैसी है, प्लांट की हाइट कैसी है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, ये 4 नंबर। तो 4 नंबर पे सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट है, राइट। 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बात करें तो पोड का कलर कैसा है। 7th नंबर पे बात करें तो सीड का शेप कैसा है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलें आगे, इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जीन पूल, जितने भी जीनोटाइप्स हैं, यानी कि जितने भी जीन्स हैं जो कि फर्दर कंट्रोल कर रहे हो ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन फॉर्म द जीन पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल को याद मत करो, पार्टी याद मत करो, अभी जीन पूल देखना है कि जितना ऑल द जीनोटाइप ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन, जितने भी उस पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी जीनोटाइप है उसको ही हम जीन पूल कहते हैं। क्लियर? प्योर लाइन एंड प्योर ब्रीडिंग लाइन मैं आपको और बता चुकी हूं कि प्योर जो है वो ये प्योर है, प्योर जो है वो ये प्योर है, इसको ही हम प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। नाउ पुनेट स्क्वायर, जिसके बारे में हम मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने क्रॉस करवाया है उसको एक स्टैटिकल वे देंगे, उसमें मैथमेटिक्स यूज करेंगे जो मेंडल ने करी थी, जो फर्दर आगे जाकर के उनके सक्सेस का रीजन भी बनी थी, राइट। लेकिन फेलियर का रीजन भी यही थी कि बायो में उन्होंने मैथ्स को ऐड ऑन किया था, जो कि उस समय किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तो ये जो प्यूनेट स्क्वायर है इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है। कितने हमारे पास एलील आए, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कैसे कैरेक्टर हैं, कैसे एलील है, ये हम शो करते हैं प्यूनेट स्क्वायर में। तो चेकर बोर्ड यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। जब हम 2 ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है उसको हम किस में शो करते हैं? प्यूनेट स्क्वायर में। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा था जीनोटाइप की 3 प्रोबेबिलिटी है, जीनोटाइप की 3 प्रोबेबिलिटी है, तो ये कैसे मुझे पता लगा? विद द हेल्प ऑफ प्यूनेट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, जेनेटिक क्रॉस कराने के बाद जो पॉसिबिलिटीज मिली है वो हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स। जो पॉसिबल गैमेट्स है कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबल हमारे पास गैमेट्स हैं, कहाँ लिखेंगे? दोनों साइड पे। एक तो लिखेंगे हम टॉप रो पे, एक हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम में। इज दैट क्लियर? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंट इन द बॉक्सेस। जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करने पर, जो भी हमारे पॉसिबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन आएंगे उसको हम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कैसे हैं? स्क्वायर्स में हैं, विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। कैसा आया है? एक स्क्वायर की फॉर्म में आया है। इज दैट क्लियर?
प्यूनेट स्क्वायर का बहुत रोल है, अभी हम जब नेक्स्ट वाले पार्ट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तब आपको पता लगेगा। जीनोम, टोटल ऑफ जीन कॉल्ड एज जीनोम। जितने भी जीन है आपके, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा बना है? जितने भी पूरी बॉडी में जीन है उसको हमने सम अप किया है, ठीक है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल जीन्स कंटेन्ड इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने हमारे जीन प्रेजेंट है, वो ही क्या है? जीनोम है। दैट इज एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्लियर? हैप्लॉइड सेल्स का क्या मतलब है? अ सिंगल जीनोम जिसके पास, मतलब सेल जिसके पास क्या है? सिंगल जीनोम प्रेजेंट है। डिप्लॉइड क्या है? जिसके पास डबल हो, यानी कि 2 जीनोम आर प्रेजेंट। पॉलीप्लॉइड क्या है? मैनी जीनोम आर प्रेजेंट, राइट, मैनी जीनोम आर प्रेजेंट। क्लियर दैट? तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट टॉपिक पे तभी जाना, ओवर स्मार्ट मत बनना जब तक बेसिक क्लियर ना हो। जितने भी पढ़ाकू बच्चे हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, राइट, उस सब्जेक्ट में, वो सभी अपना बेसिक पहले कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन पाते हैं। तो बेसिक बच्चों जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बढ़ भी गए ना तो कुछ समय बाद फेलियर हो जाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो खुद के साथ ना, ऐसे मतलब चीटिंग मत करो। सेल्फ चीटिंग सबसे गंदी होती है। दूसरों के साथ चीट करना तो बन जाएगा, लेकिन खुद के साथ चीटिंग करना ना, खुद को अंधेरे में रखना सबसे बुरी बात है। अब मैंडलिज्म, मैंडल सर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंडलिज्म पढ़ने के लिए हमें सर मैंडल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होते तो शायद जेनेटिक्स नहीं होती। हमें नहीं पता लगता कि इस तरीके से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, इस नंबर जो जीन है वो इस वाले क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं हमारे मैंडल सर की वजह से, और जो हमारे 2 साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से। तो सर मैंडल ने क्या किया, एक नींव रखी है कि हाँ भाई ये जेनेटिक्स होती है, एक फंडामेंटल नॉलेज हमें दी है सर मैंडल ने, राइट। इन्होंने क्या किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें बोला जाता है। इन्होंने पी प्लांट पे अपना फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। पी प्लांट ही इन्होंने क्यों चूज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी प्लांट चूज करने के लिए इनके पास कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे बच्चों? एक तो ये इजीली अवेलेबल था, राइट, इजीली अवेलेबल था। दूसरी बात, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि एक सीजन में ये आराम से इनका जो लाइफ था वो चल जाता था। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किया इनको, उनके लिए बहुत सालों का इंतजार नहीं करना पड़ा। मतलब उसकी प्रोजेनी देखने के लिए उनको बहुत सारे साल को देखने के लिए, एक साल में उन्होंने देख लिया कि अच्छा इसमें ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका फीचर है, ये पता कर लिया उन्होंने बहुत कम समय में। तीसरी बात, यहां पर जो सैंपल है, सैंपल साइज क्या था? लार्ज था। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल साइज? आप किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, या तो घर घर में जाते हो या कहीं मॉल के बाहर जाते हो कि बहुत लोगों की राय लेते हो कि सर ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, या जो भी कोई एक सिचुएशन चल रही होती है वो आप, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा। जैसे मान लीजिए कि कोरोना काल के अंदर, कोविड के समय लोगों ने जो लॉकडाउन किया उसमें लोगों के साथ क्या क्या रिव्यूज़ आए, अच्छा था, गंदा था, क्या मतलब कुछ लोग लॉस में गए, कुछ लोग प्रॉफिट आए, कुछ लोगों ने किस तरीके से जीना सीख लिया, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना सीख लिया। तो बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू पता लगा। ये कब पता लगाते हो? यदि आप 2-3 बंदों से पूछोगे तो क्या आपको ये चीज़ पता लग जाएगी? मतलब पता लग भी गई तो शायद एक्चुअल रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा, है ना, एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो यदि आप जितना सैंपल साइज लोगे उतने अच्छी चीज़ आपको पता लगेगी कि हाँ कोविड आप कैसे पता लगाए। वैक्सीनेशन के लिए कोविड का वैक्सीनेशन जो है बेस्ट है कि बुरा है, जब आपने लोगों के रिव्यू जाने, लार्ज नंबर में जाने, ना कि 2-3 व्यक्तियों से पूछा, उसने बोला कि हाँ मेरे तो असर कर रही है, नहीं उसके बाद भी मैं तो बीमार हो गया, मैं तो मर ही गया। गेट माई पॉइंट? तो सैंपल साइज जितना लार्ज होता है रिजल्ट उतना एक्यूरेट आने का चांसेस बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो पी प्लांट में सैंपल साइज लार्ज था, इसकी वजह से उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। चौथी बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखा जाता है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि भाई वो अपने आप में ही
पॉलिनेट होने की वजह से सारी चीजों में क्या देता है, प्योर लाइन, ठीक है, क्या देता है, प्योर लाइन रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करें यहां पर जो इन्होंने कैरेक्टर लिए, ठीक है, जो कैरेक्टर लिए, ठीक है, हाइट लिया, शेप लिया, कलर लिया, ये कैसे थे, ऑल्टरनेट थे, ठीक है, यहां पर उनके पास कॉन्ट्राडिक्टरी था, डिस्टिंक्ट थे, जितने भी कैरेक्टर लिए मतलब एकदम एक्यूरेट फीचर में थे। हाइट बड़ी है, ठीक है, पर्पल है और वाइट है, कोई बीच में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज नहीं थी कि हाँ पी प्लांट लिया है ना, कि भाई बहुत ही ज्यादा लंबा है तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, मीडियम वाला कोई मतलब नहीं था, यानी कि एक्यूरेट कैरेक्टर्स थे उनके पास में, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। फिर हम बात करें भैया मतलब देखो कोई भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक लेवल पे तो हम चेंज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी या डीएनए जो हमारी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या बना रहे हैं, एप्पल का कलर चेंज कर रहे हैं, सब्जियों का कलर चेंज कर रहे हैं, आइस का कलर चेंज कर पा रहे हैं, राइट, पूरे जीन्स की स्टडी करके उसके जीन्स में वेरिएशन ला पा रहे हैं। कैसे कैसे, क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई हम उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, हम उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन केस। क्या आप किसी आदमी को जाकर के बोलो कि मैं तेरे जीन्स को चेंज करके और इस पर्टिकुलर बंदे में डालूंगा, क्या ये एथिकल है हमारी सोसाइटी के एस्पेक्ट से? हालांकि देखो एथिकल तो किसी एनिमल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन के साथ किया जा सकता है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पी प्लांट लिया जिससे इजीली आर्टिफिशियल उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो सर मेंडल है उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। इज दैट क्लियर? कहानी खत्म, चलें आगे। चलिए, ही रोट, अब उन्होंने अपना काम किया बच्चों, ठीक है, काम किया। तो काम करने के बाद आप, ऐसा होता है ना कि काम करते हो तो आप मतलब लोगों को बताना चाहते हो, तो उन्होंने भी अपने वर्क को पब्लिश करने की सोची और उन्होंने क्या किया, अपने पेपर का नाम जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन ही तो किया, क्रॉस करवाया अलग अलग कैरेक्टर से, डोमिनेंट रिसेसिव से, अलग अलग ट्रेट से उन्होंने क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट पे लिया, पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, याद रहेगा टाइटल नेम। कौन सी मतलब हम बोल रहे हैं किस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया, तो विच वॉज पब्लिश इन द 4th वॉल्यूम ऑफ बुक के अंदर, ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1866 के अंदर उन्होंने अपना काम पब्लिश किया, राइट। बट फिर भी उनको क्या नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। क्या ऐसा रीज़न था कि जो सक्सेस नहीं मिल पाई उनको, क्या रीज़न था कि वो फेलियर हो गए थे उस समय, मतलब उनको सक्सेस ही नहीं मिली? क्या ऐसा रीज़न था? तो जो रीज़न था बच्चों ये था कि वो इजीली उस चीज़ को समझा नहीं पाए। इतने पुराने समय में तुम लोगों को ये बोलोगे कि भाई ये चीज़ जो है वो जीन की वजह से होती है, तो लोग सोचेंगे हाय व्हाट डू यू मीन बाय जीन, ये जीन है क्या? आप सोचोगे कि जीन है ही क्या, हमें तो ये नहीं पता। उसके बाद आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो कि भैया ये टॉल है, इसका टी कैरेक्टर है, फिर आप उसको प्यूनेट स्क्वायर में दे रहे हो, आप स्टैटिक्स लगा रहे हो, आप उसका रेशो निकाल रहे हो। अरे भाई ये क्या कहानी है, ठीक है। तो लोग जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ को कह नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे। तो कम्युनिकेशन गैप, राइट, क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर मेंडल को सक्सेस नहीं मिली। फिर दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल अप्रोच किया, स्टैटिक्स लगाई। अब जब लोगों को जीन ही नहीं समझ में आ रहा तो उनको क्या पता लगेगा भाई प्यूनेट स्क्वायर में तुमने इस जीन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जीन, जीनोटाइप कौन समझेगा? उनके पास कोई नो प्रूफ ऑफ फिनोटाइप,
जो फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये फलाना चीज है। इज दैट क्लियर? और उन्होंने क्या बोला, वो मतलब हम कहते हैं ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो उस चीज़ का एविडेंस मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं। उनके पास कोई फिजिकल कैरेक्टर का एविडेंस नहीं था, सिर्फ वर्बली था चीज़ों को कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ करी है, मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी है, मैंने ये कैलकुलेट किया है, बट कोई समझ ही नहीं पाया। लेकिन बच्चों जब आप मेहनत करते हो ना, किसी चीज़ पे आप दिलो जान से जुट जाते हो, तो आज नहीं तो कल सही वो मौका आपको ज़रूर मिलता है कि आपकी चीज़ों को लोग याद करते हैं, आपको दुआओं में याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोसाइटी को ये चीज़ दी होती है। और सेम का सेम कंडीशन सर मेंडल के साथ हुआ कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने में जी जान लगा दी, अपना इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, लोगों को टर्म्स दिए, जीन्स के बारे में बताया, एक्सप्रेशन के बारे में बताया। अब लोग याद कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? मॉडर्न जेनेटिक्स आ पाई, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आ पाई। क्यों आ पाई? जब सर मेंडल थे, इनकी वजह से। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके काम को हवाला दिया और सक्सेस की तरफ लेकर गए। कौन थे 3 साइंटिस्ट? याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। एक तो ह्यूगो डी व्रिस, हॉलैंड, याद रखेंगे बिल्कुल। जगह भी और नाम भी। कार्ल कॉरिन्स जर्मनी से थे, ठीक है। शेरमैक थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है। शेरमैक किसके थे? ऑस्ट्रिया से थे। तो हम बोलेंगे ह्यूगो डी व्रिस हॉलैंड से थे, कार्ल कॉरिन्स जर्मनी से थे, और जो हमारे शेरमैक थे वो ऑस्ट्रिया से थे। तीनों नाम याद रखेंगे। इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया, आगे मेंडल के वर्क को रिप्रेजेंट किया। तो सक्सेस के जो चांसेस थे वो क्यों हुए? वैसे ही लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सारे के सारे रिकॉर्ड जो थे वो प्रॉपर बने हुए थे। फर्स्ट थिंग स्टैटिकल था, मैथमेटिक्स की वजह से ही आगे स्टडी हो पाई। लोगों को इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, फटाफट से प्यूनेटिक्स कर देगा, अच्छा ये चीज़ें हो रही है, राइट। और हमने जीन्स लेवल पे बात करी, किसने? हमारे सर मेंडल ने। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से उन्होंने इतने सारे लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें किसने बताई? सर मेंडल ने बताई। और इसी का जो वर्क है इन 3 साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया। तो रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस क्या है? मेंडल चूज गार्डन पी दैट इजीली अवेलेबल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। ही रेस्ट्रिक्टेड हिज एग्जामिनेशन टू अ वेरी फ्यू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए वो एक दूसरे के अपोजिट थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्योर ब्रीडिंग पी हैड कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। क्या था? डिस्टिंक्ट फीचर थे, एग्जैक्ट कोई भी ऐसा मीडियम फीचर नहीं था। हाइट लंबी है, हाइट टॉल है, हाइट बीच वाली नहीं थी। द कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल शॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। मेंडल मेंटेन्ड द स्टैटिकल रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हर चीज को रिकॉर्ड कर रखा था, वो भी मैथमेटिकल व्यू से, इसीलिए सारी चीजें इजी हो गई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, हमने देखा कि सर मेंडल ने अपना जेनेटिक्स में किस तरीके से पार्टिसिपेशन दिया है, कितनी अच्छे से उन्होंने चीज़ों को बताया, हवा में बातें नहीं करी, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स उन्होंने यूज़ करी। तो आई होप कि दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर। टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, बेसिक हमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्रॉसेस कैसे होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, राइट। तो धन्यवाद, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा चीज़ें सीखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।